स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। कहने के लिए तो कोई भी कह देता है कि वॉर कर देना चाहिए, इस तरीके से अटैक कर देना चाहिए। खास करके सिविलियंस या पॉलिटिशियंस के लिए कहना बहुत इजी होता है, क्योंकि गेन्स उनको वहां से मिल रहा है या फिर उनका गुस्सा है वो एक तरीके से निकल के आ रहा है। लेकिन अगर एक्चुअल में आप देखेंगे तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या जब वॉर होता है तो सबसे ज्यादा रैशनल लोग, द मोस्ट रैशनल पीपल ड्यूरिंग वॉर और कॉन्फ्लिक्ट आर सोल्जर्स। ये मतलब इस तरीके से बनावटी स्टेटमेंट नहीं है, ये एक तरीके से आप देखेंगे अगर इसका अथॉरिटी इफ यू हैव टू सी देन आर हमारे जो सीडीएस है, सीडीएस हमारे जनरल अनिल चौहान जी, उन्होंने रिसेंटली अभी सिंगापुर में एक इंटरव्यू के समय पे इस तरीके से कहा कि सोल्जर्स आर द मोस्ट रैशनल पीपल हु अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटी ड्यूरिंग द वॉर। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि सोल्जर्स उस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं रादर देन सिविलियंस या फिर पॉलिटिशियंस। ये एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे और पूरी तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अनिल चौहान जी के बारे में जानते हैं। हु इज ही? आप देखेंगे ही सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब हमारी आर्मी, नेवी और उस तरीके से अगर आप देखेंगे एयरफोर्स, इन तीनों के जो चीफ है इनके भी ऊपर है, सो दैट अगर एक सिंगल डिसीजन लेना हो तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो और एक इंडिविजुअल है वो डिसीजन लेंगे। तो उस तरीके से ये सीडीएस है एंड जनरल अनिल चौहान जी, राइट। अब इनकी स्टोरी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी 1981 में। 1981 में आर्मी ज्वाइन करते हैं और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में एक तरीके से इनका ट्रेनिंग होता है और उसके बाद में ये कमीशन हो जाते हैं 11th गोरखा राइफल्स में। ये 11th क्यों है? वाई 11th गोरखा राइफल्स? अगर आप देखेंगे इनकी 11th यूनिट थी। ये ऐसे क्यों था? क्योंकि अगर आप देखेंगे 1947 में जब हमको इंडिपेंडेंस मिला उसके पहले बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे पास 10 गोरखा राइफल्स की यूनिट थी और ये 1948 में बनती 11th यूनिट, तो ये इसमें कमीशन होते हैं एक तरीके से, राइट। अब जब ये होता है तो आप देखेंगे कि गोरखा राइफल्स की जो 11th यूनिट है, अगर नोटेबल लोगों को आप देखेंगे गोरखा राइफल से तो यू विल फाइंड दैट कि जो जनरल बिपिन रावत थे इन्होंने 1978 में आर्मी ज्वाइन की थी और इन्होंने अनिल चौहान जी ने 1981 में। मतलब दोनों ही जो हमारे सीडीएस रहे हैं दोनों ही गोरखा राइफल से रहे हैं। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है कि गोरखा राइफल्स ने इंडिया को 2 सीडीएस दिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिए, राइट। अब ये एस्पेक्ट है। अब गोरखा राइफल्स का अगर आप उस तरीके से देखेंगे रोल क्या रहा है तो यू विल फाइंड दैट इंडो पाक वॉर 1971 जब बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था और उसके साथ साथ कारगिल वॉर 1999, इन दोनों के दौरान गोरखा राइफल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था इंडिया को डिफेंड करने में और इंडिया को विजय दिलाने में। तो दिस टू पर्सनैलिटी बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम द गोरखा राइफल्स, राइट। अब ये जो है आप देखेंगे 1981 में आर्मी ज्वाइन करते हैं, 2021 में ये रिटायर हो जाते हैं। जब ये रिटायर हो जाते हैं तो जो उनकी लास्ट पोजीशन जो ये होल्ड कर रहे थे वो कौन सी थी? ही वाज जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड। अभी ईस्टर्न कमांड क्या है अगर आप देखेंगे तो इंडिया उस तरीके से देखेंगे तो यू विल फाइंड इंडियन आर्मी, इंडिया की एयरफोर्स, उसके साथ साथ इंडिया की नेवी, ट्राई सर्विस कमांड और अपकमिंग जो ज्वाइंट थिएटर कमांड है ये सारे हमारे कमांड है। उस तरीके से एरिया उस तरीके से डिमार्केट कर दिया गया है कि ये आर्मी के कमांड है, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, वो उनका ऑपरेशनल एरिया है। अब उसके साथ में अगर आप देखेंगे हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं आर्मी के ईस्टर्न कमांड की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अब कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनका हेडक्वार्टर है। टोटल हमारे पास कितनी कमांड्स है? 7 आर्मी की हो गई, 7 एयरफोर्स की हो गई, उसके साथ में आप देखेंगे 3 ये हो गई, 17 हो गई। और ट्राई सर्विस की एक कमांड है जहां पे तीनों ही है, आर्मी नेवी, उस तरीके से आप देखेंगे तीनों ही उस तरीके से हैं। ये ज्वाइंट कमांड है और भी 2 ज्वाइंट कमांड बन रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट है बाय सीडीएस, उसको हेड कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 20 कमांड हो जाती है। अगर उस तरीके से देखेंगे तो 18 + 2 20 हो जाती है, राइट। एक इसमें ट्राई सर्विस कमांड हमने जोड़ी है, इसलिए ये 17 + 1 अगर ऐसे समझेंगे तो ये है। अब इसमें जो ईस्टर्न कमांड है उसका अगर ऑपरेशनल एरिया देखेंगे, ईस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, तो ये ऑपरेशनल एरिया है पूरा, उस तरीके से उसको देखते हैं। अब इसके ये कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर थे, जनरल ऑफिसर थे उस तरीके से। तो यू विल फाइंड दैट चाइना हो, बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, इन तीनों के रिस्पेक्ट में आर्मी के जो भी ऑपरेशंस होंगे इस एरिया में ये सारे ईस्टर्न कमांड संभालता है, राइट। तो इस पोजीशन, इस डेजिग्नेशन पे थे बिफोर रिटायरमेंट। तो ये जो इस पोजीशन पे थे मतलब 2021 में इनका रिटायरमेंट होता है उस पोजीशन से। अब उसके बाद में ही बिकेम सीडीएस, मतलब 2022 30 सितंबर को इनको सरकार की तरफ से बुलावा आता है एंड ही बिकेम उस तरीके से सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाता है इनको। अब ये भारत के दूसरे सीडीएस हैं, पहले थे बिपिन रावत जी, राइट।
अब इसके बाद आप देखेंगे तो ही CDS एक 4 स्टार रैंक है। अब उसी के साथ में यू विल फाइंड दैट जब ये 2022 में बने तब से लेकर अब तक, मतलब इट्स बिन 2.5 ईयर्स, 2.5 साल हो गए और वो CDS है। अब उसी के साथ में अभी होता क्या है, उनका एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो एक, आप इस तरीके से देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, क्या है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, IISS, ये एक थिंक टैंक है यूके बेस्ड। ये एक डायलॉग कराते हैं, शंग्रीला डायलॉग। कहां पे कराते हैं? सिंगापुर में। एनुअल डायलॉग होता है, सिंस 2002-2003 से चल रहा है, हर साल ये डायलॉग होता है। उसमें क्या होता है, उसमें यू विल फाइंड दैट डिफेंस मिनिस्टर्स, मिलिट्री चीफ, पॉलिसी मेकर्स, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और उसके साथ साथ एशिया पैसिफिक और उसके बियॉन्ड के जो भी ये इंडिविजुअल्स हैं, दे कम टुगेदर, उनका डिस्कशन होता है। उस तरीके से देखते हैं कि जो भी प्रेसिंग रीजनल या ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन होता है, उसके ऊपर चर्चा होती है। तो उस वजह से यहाँ मुलाकात होती है सबकी। और उसी में जो अनिल चौहान जी है वो भी यहाँ विजिट किए थे और उनका भी उस तरीके से एक तरीके से इंटरव्यू हुआ था, वेरिन ही सेड कि आप उस तरीके से देखिए कि मोस्ट रैशनल पीपल, वो इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके रिस्पेक्ट में कहते हैं कि मोस्ट रैशनल पीपल अमंग ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट आर सोल्जर्स। ये स्टेटमेंट हमको वहां देखने को मिला था। उसी के साथ में फाइंड 50+ कंट्रीज से लोग आए थे, जहां पे इंडिया, US, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आशियान नेशन का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। सो दिस वाज अबाउट शंग्रीला डायलॉग, जिसमें ये स्टेटमेंट हमको देखने को मिला। तो विल एनालाइज ये जो स्टेटमेंट है, सोल्जर्स किस तरीके से मोस्ट रैशनल है, क्या रीजन है उसके पीछे, ऐसा क्यों कहते हैं हम। तो अगर आप देखेंगे उसमें तो यू विल फाइंड दैट कि उनका जो माइंडसेट और बिहेवियर है वो एक तरीके से उनको डिफरेंशिएट करता है। किस रेस्पेक्ट में? यू विल फाइंड दैट दे आर वेरी क्लियर अपने गोल्स को लेकर, अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर, और जो स्ट्रेस का सिचुएशन होता है, टेंशन वाली जो सिचुएशन होती है, उसमें भी बहुत अच्छे से उस तरीके से डिसीजन बना सकते हैं। ये एक एस्पेक्ट हो जाता है। दूसरा आता है कि ग्राउंड रियलिटी के बारे में उनको पता है। जब वो एक्चुअल में ग्राउंड पे देख रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन है, तो उन्हें ज्यादा बेटर तरीके से पता है किस तरीके से नेविगेट करना है, क्या चैलेंजेस है, रादर देन कोई पॉलिटिकल हेड जो कैपिटल सिटी में है, जो बहुत दूर है एक्चुअल बैटल फील्ड से, या फिर सिविलियन जो सोशल मीडिया पे सिर्फ अपने उस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ज्यादा ग्राउंड रियलिटी के बारे में तो सोल्जर्स को ही पता है। सो दे हैव बेटर इंफॉर्मेशन, और उसकी वजह से उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो वहां से रॉबस्ट हो जाता है। उसी के साथ में यू विल फाइंड कि दे नो, मतलब उनका जो भी एक्शन होगा, मतलब सिविलियन है, पॉलिटिशियंस उस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं, राइट, पॉलिटिकल गेन्स के लिए, या फिर सिविलियंस का गुस्सा उस तरीके से निकल के आ रहा है। लेकिन सोल्जर्स को एक्चुअल में दिखता है कि उन्होंने अगर गुस्से में, एंगर में ऐसा कोई भी एक्शन लिया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ऑन ग्राउंड देखने को मिल सकते हैं और इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज है। तो दे हैव टू बी वेरी मच कंसर्न्ड, वेरी मच कंसिडरेट कि किस तरीके से वो चीजों को हैंडल कर रहे हैं। ये एस्पेक्ट हो जाता है। उसी के साथ में डेटा ड्रिवन इनसाइट्स होते हैं सारे उनके पास, और उसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है। उनको पता रहता है क्या टेरेन है, किस तरीके से एनिमी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वीकनेस है, उसको जानना जरूरी है। मतलब वीकनेस पे हिट करना है सो दैट वो अपनी जो स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं उसको भी खो देंगे और वीकनेस को प्रोटेक्ट करने चले जाएंगे। तो उस तरीके से हमको एडवांटेज मिल सकता है। तो ये सारी चीजें उस पर फोकस रहता है उनका। उसी के साथ में वेदर और लॉजिस्टिक, ये सारी चीजों को भी कंसिडर कर डिसीजन बनाए जाते हैं। तो इस वजह से ये रीजन बन जाते हैं कि उनका जो रैशनैलिटी है या फिर जो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग है उसकी ग्राउंडिंग इन सारी चीजों में है। जो सिचुएशन है वो उनको फेवर करती है, दैट दे बिकम रैशनल एंड दे हैव टू बी रैशनल। ये एस्पेक्ट है। उसी के साथ में देखेंगे इनका जो गोल क्या रहता है कि जो भी मिशन उनको मिला है उसका जो गोल है वो अचीव करना है, और उसके साथ साथ ये इंश्योर करना है कि जो लॉस है वो मिनिमम हो। ये जरूर इंश्योर करना है। मतलब आउटपुट ओरिएंटेड चीजें होनी चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड चीजें होनी चाहिए। आपको टारगेट मिला है, आपको वो अचीव करना है, लेकिन उसमें ये जरूर इंश्योर करना है कि टारगेट अचीव करते करते आप बहुत ज्यादा खुद को नुकसान ना पहुंचाए, लॉस मिनिमम हो। ये चीज है। उसी के साथ में फीडबैक लूप उनके पास बहुत तेजी से काम करता है कि उन्होंने कोई भी एक्शन किया, इमीडिएट फायरिंग हुआ वहां से, या इमीडिएट रिस्पॉन्स देखने को मिला अपोनेंट से, तो फीडबैक सारे बहुत तेजी से उनके पास आ रहे हैं। दिस मेक्स देम अ गुड कंटेंडर, या एक तरीके से आप देखेंगे गुड पीपल या फिर रैशनल पीपल हु अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑन ग्राउंड इन अ बेटर वे। उसी के साथ में यू विल फाइंड कि उनका जो फियर है, उनका जो एंगर है, उनका जो भी ग्रीफ है, इन सब को साइड में रखकर जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको हैंडल करते हैं। एंड विद दैट यू विल फाइंड टीम वर्क का एस्पेक्ट देखने को मिलता है। तो जो भी इस तरीके से नैरो चीजें हो सकती है, नैरो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं,
ये एलिमिनेट हो जाते हैं उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से और एक हॉलिस्टिक वे में डिसीजन बनाते हैं जिसमें सारी स्टेक होल्डर्स का कंसिडरेशन रहता है एंड देयर आफ्टर ये सारी चीजें इंश्योर की जाती है कि उनका जो भी डिसीजन है वो रैशनल वे में निकल के आता है। इसलिए अनिल चौहान जी कह रहे हैं कि सोल्जर्स आर द मोस्ट रैशनल पीपल जो ऑन ग्राउंड बैटलफील्ड पे उस तरीके से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दे एक्चुअली सी, वो ग्राउंड पे देख रहे क्या सिचुएशन हो रही है। अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे उसको तो यू विल फाइंड 5 एग्जाम्पल्स, विल सी 5 एग्जाम्पल्स। आप देखिए 1962 का इंडिया चाइना वॉर, उसमें क्या हुआ था, यू विल फाइंड दैट 1960 में, मतलब ये जो वॉर हुआ उसके 2 साल पहले, मेजर जनरल एसपीपी थोराट, इन्होंने एक एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज लाल किला। उसमें यह पता चला कि इंडिया और चाइना का अगर वॉर होता है फ्यूचर में 2 साल बाद जो हुआ, तो पहले इनको इस तरीके से पता चला कि बहुत सारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो नहीं है इंडिया के पास, इंडिया इस पोजीशन में कमजोर है। जब हमें 2 साल पहले पता था कि ये सारी सिचुएशन है तो उसको ठीक क्यों नहीं किया गया, उस चीज के लिए हम तैयार क्यों नहीं थे। तो उन्होंने ऑपरेशन उस तरीके से देखेंगे लाल किला एक्सरसाइज किया था, उसमें पता चला, सिमुलेट किया था कि अगर चाइना अटैक करेगा तो इंडिया कैसे उसको हैंडल कर पाएगा। पता चला इंडिया हैंडल ही नहीं कर पाएगा, अनप्रिपेयर्ड है हम उस चीज के लिए। और उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी है मिनिस्ट्री को, पॉलिटिशियंस को, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको डिसमिस कर दिया गया। उन्हें क्या कहकर कि आप एक तरीके से वॉर मॉन्गरर हैं, कि मतलब वॉर को प्रमोट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। अगर इस तरीके से हम कुछ एक्शन लेते हैं तो चाइना वहां से रिटेलिएट करेगा और उस तरीके से जो रिश्ते वो और खराब हो सकते हैं। तो वो चीज कहकर इस चीज को टाल दिया गया था। और उस समय पे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, कृष्ण मेनन, वी.के. कृष्ण मेनन, राइट। ये चीज था। तो जो डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, इनका जो डिफेंस इनसाइट था ये एक्यूरेट था, जबकि जो पॉलिटिशियंस थे उनका जो इनसाइट था दैट वाजंट एक्यूरेट, हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक्चुअल ग्राउंड पे तो ये लोग काम कर रहे हैं, सोल्जर्स नो। तो जो रैशनल डिसीजन मेकिंग है ये यहां से आती है। अगर इनको रैशनल डिसीजन मेकिंग करना है पॉलिटिशियंस को, तो दे नीड टू हैव यहां से इनपुट्स, राइट। अब जो इनपुट तो आया था लेकिन इनपुट पे एक्शन ही नहीं लिया गया, दैट वाज द प्रॉब्लम। ये एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है और उसी वजह से इंडिया 1962 का वॉर हार जाता है, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। ये एस्पेक्ट था पहला एग्जांपल। दूसरा आता है 1999 का कारगिल वॉर। उस समय पे क्या हुआ था, यू विल फाइंड दैट पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स थे। उस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। और डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी। अब ये दोनों जो पॉलिटिशियन थे, यहां से पॉलिटिकल डायरेक्टिव मिला था मिलिट्री ऑफिशियल्स को कि आपको एलओसी क्रॉस करके आगे नहीं जाना है, लेकिन टेक्टिकल नेसेसिटीज थी, आगे जाना जरूरी था, उस तरीके से उनको पीछे करना बहुत जरूरी था, लेकिन मना किया गया था, ये चीज करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया था। तो उस वजह से आप पाएंगे कि ये जो लिमिटेशन थे उसकी वजह से जो कैजुअलिटीज हुई कारगिल वॉर में, ये भी एक तरीके से हायर एंड पे थी, एंड उसी के साथ में ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये और ज्यादा प्रोलॉन्ग होते गया। लेकिन अगर टाइमली एक्शन ले लिया गया होता और जो आर्मी की डिमांड्स थी, जो सोल्जर्स की डिमांड्स थी, वो जो इनपुट्स थे उसके बेसिस पे डिसीजन लिया गया होता, तो शायद कैजुअलिटीज भी कम होती और जो कॉन्फ्लिक्ट इतना लंबा चला वो इतना लंबा चलता भी नहीं। तो ये चीज था। तो उसी वजह से जो मिलिट्री इनसाइट्स थे, जो सोल्जर्स का डिसीजन मेकिंग है, जो रैशनलिटी है, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में हमको देखने को मिला इन दोनों केसेस में। तीसरा एग्जाम्पल उस तरीके से आप देखिए जिसमें आप पाएंगे कि वियतनाम वॉर की बात करते हैं। वियतनाम वॉर में आप देखेंगे कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे उस समय पे, यू विल फाइंड कौन थे, रॉबर्ट मैकनमारा, राइट। ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे यूएस के उस समय पे। तो इनका जो फोकस होता था वो होता था क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स पे। क्वांटिटेटिव मतलब कुछ डेटा, कुछ स्टैट्स, वो इस चीज पे फोकस करते थे कि डेटा क्या बोल रहा है, स्टैट्स क्या बोल रहा है, मतलब कौन सी चीज, मतलब जो विजिबल होता था एक तरीके से पेपर पे, उस चीज पे फोकस करते थे। तो उसकी वजह से हुआ क्या, क्योंकि मतलब व्हाइट हाउस में बैठकर ये सारी चीजें करना, या फिर आप देखेंगे यूएस में बैठ के ये सारी चीजें करना बहुत ईजी है, आप वही चीज देखेंगे। लेकिन एक्चुअल सोल्जर्स वियतनाम में उस तरीके से स्टेशन है, उनको पता है क्या चीजें हो रही है ग्राउंड पे, किस तरीके से वियतनामीज जो सोल्जर है वो कैसे अटैक कर रहे हैं यूएस सोल्जर्स पे, ये सारा चीज उन सोल्जर्स को पता है ना, राइट। तो इनका जो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वालिटेटिव, इसको निग्लेक्ट किया गया और अपने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे इन्होंने ध्यान दिया कि क्वांटिटी, मुझे डेटा के ऊपर मैं भरोसा करूंगा, ये एस्पेक्ट था। इन्होंने इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया कि ऑन ग्राउंड सिचुएशंस क्या है, मिलिट्री ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं। तो इस वजह से एक फैलेसी भी है इनके नाम से, एक फैलेसी भी है इनके नाम से, मतलब एक तरीके से गलत प्रावधावना, जिसका
मतलब ये होता है कि आप ज्यादातर फोकस कर रहे हैं डेटा और स्टेट्स पे और बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। उस तरीके से उनके नाम से फैलेसी है जिसका नाम है मैकनमारा फैलेसी, ये एस्पेक्ट है। ये उस तरीके से एग्जाम्पल था। देयरआफ्टर यू विल फाइंड कि पर्ल हार्बर के बारे में देखिए कि यहाँ पे पर्ल हार्बर का जब अटैक किया जापान ने यूएसए पे, तब इनको पता था, मतलब यूएस के इंटेलिजेंस के पास डेटा था कि जापान अटैक करने वाला है, कुछ असॉल्ट होने वाला है जापानीज साइड से, बट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। व्हाई दे वर नॉट प्रिपेयर्ड? क्योंकि इस इंटेलिजेंस के बेसिस पे कुछ एक्शन ही नहीं लिया। जो पॉलिटिशियंस थे या उस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। तो उस वजह से देखने को मिला कि पर्ल हार्बर का अटैक होता है, राइट। तो हमको क्या समझ में आया? हमको ये चीज समझ में आती है कि जो सोल्जर्स हैं दे आर इन बेटर पोजीशन टू मेक द रैशनल डिसीजंस, एंड पास्ट के जो हिस्ट्री के एविडेंसेस हैं इन्होंने ये चीज प्रूव किया है कि किस तरीके से बेटर पोजीशन में थे और किस तरीके से उनके डिसीजन राइट भी प्रूव हुए हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियन, जो सिविलियंस, जो ऐसे ही कह देते कि वॉर हो जाना चाहिए, उस तरीके से सारी चीजें कर देनी चाहिए, मतलब एक अपने पोजीशन में रहकर जिस तरीके से ये कमेंट्री देते हैं ये सही नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव द एविडेंस, दे डोंट हैव द इनपुट्स जो कि इनके पास है। तो उसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनिल चौहान जी का जो स्टेटमेंट है दैट सोल्जर्स आर द एक्चुअली मोस्ट रैशनल पीपल हु डिसाइड कि वॉर के समय पे किस तरीके से सिचुएशन होनी चाहिए। ये सारी स्टोरी को ये चीज प्रूव करता है। दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे तो दे नो द कॉस्ट ऑफ वॉर। उनको पता है वॉर होगा तो क्या कॉस्ट है उसका, कितना एस्केलेट हो सकता है। दे नो इट। ह्यूमन जो कॉस्ट होता है वॉर का, इकोनॉमिक जो कॉस्ट होता है, इक्विपमेंट का जो कॉस्ट होता है, वो सारी चीजों के बारे में अवेयर रहते हैं। आप देखेंगे जो इंजरीज है, जो डेथ्स है, जो डिस्ट्रक्शंस है, दे नो इट ऑल। उसके साथ साथ में कॉशियस, दे आर कॉशियस, दे आर नॉट अग्रेसिव कि बहुत गुस्से में आके कोई भी एक्शन ले लिया। नो, दे आर वेरी कॉशियस, किस समय पे क्या एक्शन लेना, दे नो इट ऑल। दे आर ट्रेन्ड वेल मिलिट्री ड्रिल्स के समय पे या अपनी अकेडमी में, दे नो इट ऑल। ये एस्पेक्ट है। उसी के साथ में ये अवॉइड करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसको अवॉइड करते हैं। इनका कोशिश ये नहीं है कि बस कॉन्फ्लिक्ट है तो अटैक कर रहे हैं। नो, दे आर डिफेंसिव व्हेनेवर नेसेसिटी होती है तब, और जब अटैक करना होता है तब अटैक भी करते हैं, रिटेलिएट भी करते हैं जब जरूरत होती है तब। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जरूरत होती है तब। सो व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी है तब जरूर एक्शन लेंगे, लेकिन जब नेसेसरी नहीं है तब क्यों एक्शन लेना अननेसेसरीली। ये एस्पेक्ट है। उसी के साथ में ये सिनेरियोज में सोचते हैं कि ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, मतलब मल्टीपल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज है कौन सी चीज के ज्यादा होने के, एंड उसी के बेस पे कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं, डिसीजन उसी के बेसिस पे लिया जाता है। एंड देयरआफ्टर यू विल फाइंड कि सोल्जर्स जो है ये वॉर मॉन्गर्स नहीं है, मतलब वॉर को उस तरीके से प्रमोट नहीं कर रहे कि इनकी वजह से वॉर नहीं हो रही है। दे आर सिंपली, इफ यू फाइंड, दे आर द फर्स्ट वन टू अंडरस्टैंड द रियल प्राइस ऑफ द वॉर। ये पहले व्यक्ति है, पहले इंडिविजुअल है जिनको एक्चुअल में जंग की क्या कीमत होगी ये पता है। और ये किसने कहा था? ये जनरल जेम्स मैटिस ने कहा था, जो यूएस के मरीन कॉर्प्स के एक तरीके से मिलिट्री ऑफिसर थे। इन्होंने ये चीज कही थी, राइट, दैट दे नो, पहले इंसान है जिनको प्राइस पता है वॉर का, वॉर मॉन्गर नहीं है ये। तो ये एस्पेक्ट देखने को मिलता है हमको। तो जो हम कह रहे हैं ना कि वो बहुत ही रैशनल है, तो रैशनल को अगर हम वीकनेस के साथ कनोट करें ना तो ये गलत है। दिस इज नॉट ट्रू। रैशनैलिटी उनका वीकनेस नहीं है, उनका रैशनैलिटी कहीं ना कहीं उनको पता है कि कब एस्केलेट करना है चीजों को, कब डी एस्केलेट करना है। और एक तरीके से ये इनकी स्ट्रेंथ है कि मालूम है ना कब एस्केलेट करना है, कब डी एस्केलेट करना है। ये इनका इनडिसीजन नहीं है। अगर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है दैट मीन्स उसको अवॉइड किया जा रहा है अभी के लिए, क्योंकि वो जरूरी नहीं है। जब जरूरी होगा तब वो निर्णय ले लिया जाएगा। ये एस्पेक्ट है। उसी के साथ में वो प्रायोरिटाइज करते स्ट्रेटेजिक विक्ट्री को, कि विजय ऐसी हो जो स्ट्रेटेजिक वे में उस तरीके से हो, आपने नेविगेट करके सारे चैलेंजेस को उस तरीके से नेविगेट करके उसको अचीव किया है। नॉट जस्ट आप कुछ दिखाने के लिए, एक सिंबॉलिक जेस्चर के लिए कह दे कि हमने उस तरीके से बहुत हीरो बनने के लिए कोई चीज करने की कोशिश करें तो वो बहुत गलत होगा, राइट। वो सिंबॉलिक जेस्चर काम का नहीं है। एक्चुअल में जो काम की चीज है वो है स्ट्रेटेजिक विक्ट्री, और सोल्जर्स उस चीज पे फोकस करते हैं। जबकि पॉलिटिशियंस या सिविलियंस का फोकस किस पे होता है? वो इस एस्पेक्ट पे होता है कि सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में गुस्सा दिखा दिया या उस तरीके से मीडिया में कुछ कहना था तो वो चीज कह दी। ये एस्पेक्ट है। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने देखी। अनिल चौहान जी का जो डिसीजन था कि एक्चुअल रैशनल पीपल ड्यूरिंग वॉर आर द सोल्जर्स, ये बहुत ही एप्ट और सही है। किस तरीके से एप्ट और सही है सारे हमने डिस्कशंस को देखा, किस तरीके से क्या पॉइंटर्स हैं, ये सारी चीजें थी। उसी के साथ में इफ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई हो, आपको अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
अपने जो भी फ्रेंड्स एंड फेलोज हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उसी के साथ में ये टेलीग्राम चैनल है ह्यूरिस्टिक यूपीएससी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसी के साथ में पिन में आपको ग्रुप भी मिल जाएगा, उसके अंदर जो भी डिस्कशन है वो आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो प्रीलिम्स के रिलेटेड, मेंस के रिलेटेड कुछ भी नोट्स हैं, कुछ भी स्ट्रेटजीज हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ शेयर की जा सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।